छात्रों, आज हम लोग 10वीं क्लास का जो अर्थव्यवस्था है उसके सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यानी आप लोग यदि इस वीडियो को टोटल देख लेते हैं तो आपको दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो 10वीं क्लास में पूछे जाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के यानी अर्थव्यवस्था का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, आपको एक ही वीडियो में जो है तैयारी करा दिया जाएगा। यदि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल है गुरु नॉलेज कोचिंग सेंटर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। कोई भी जो छात्र है 12th क्लास का हो या मैट्रिक क्लास का हो जो पेपर देने वाला है इस बार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियो देख सकते हैं। और हमारे पास जो है बहुत जो है कम समय में और सब विषय की तैयारी कराने की जो है व्यवस्था है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आज दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि जो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 को हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को हुआ था। और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। योजना आयोग को जो है 2015 में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग इसका नाम कर दिया है 2015 में। अर्थात एग्ज़ाम में आपसे पूछे कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। और भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को। फिर यहाँ पे है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए योजना आयोग को ही भंग करके नीति आयोग बनाया गया है। तो और कब बनाया गया, तो 2015 में। किसने बनाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में। बिहार में किसकी प्रधानता है, अर्थात बिहार में जो है सबसे अधिक जो लोग हैं वो किस में कार्यरत हैं, किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, कृषि में, मछली पालन या खनिज या उद्योग। तो आप लोगों को जैसा कि पता है कि हमारे राज्य में खनिजों की कमी है, उद्योगों की कमी है, मछली का उत्पादन थोड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन बिहार की जनसंख्या जो है अधिक पैमाने पर जो है कृषि कार्य में लगी हुई है। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है। और बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षा, सूखा या बाढ़। तो आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के विकास में सबसे बड़ी जो बाधा है वो जो है बाढ़ है। वैसे अशिक्षा भी माना जा सकता है, सूखा भी माना जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बाधा है वो बाढ़ को माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के कारण से जो है फसल बर्बाद हो जाता है। और बिहार की अत्यधिक जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है, तो मतलब बाढ़ आता है तो फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसके कारण से बिहार का विकास नहीं हो पाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, कृषि विकास, उद्योग विकास। तो बात तो सही है, यानी कि बिहार के पिछड़ेपन को अर्थात दूर किया जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन बिहार की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कृषि का मतलब जो है नए बीज का विकास नहीं हो पा रहा है, और ना ही जो है नए मशीनों का विकास हो पा रहा है। उद्योगों का विकास हमारे क्षेत्र में जो है काफ़ी कम है, जिसके कारण से अपने राज्य के लोग जो है दूसरे राज्य में पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसके लिए जो है जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, कृषि का विकास करना चाहिए, उद्योगों का विकास करना चाहिए। अर्थात इसका जवाब होगा कि इनमें से सभी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनमें से सभी। बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, तो इनमें से सभी, यानी जनसंख्या नियंत्रण, कृषि का विकास, उद्योगों का विकास होना चाहिए। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो वैसे हम बता देना चाहते हैं आप लोगों को कि जो है अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, फिर होता है द्वितीयक क्षेत्र।
फिर होता है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा होता है, एक होता है तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, और औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, और जो है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि को कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक को कहते हैं, और तृतीय क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। अब एग्जाम में पूछेगा कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, तो कृषि को। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ही बताया गया योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि 2015 में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बनाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है कि नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग करके जो है नीति आयोग बनाया गया है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको पहले ही बताया गया कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री। जो भारत का प्रधानमंत्री रहेगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि योजना आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन में दिया है 7, 8, 9, 10। तो हम बता देना चाहते हैं कि योजना आयोग में जो है सदस्यों की संख्या 8 होती है। फिर पूछा जा रहा है कि नरेगा के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष में कितने दिनों तक जो है मजदूरी देने की प्रावधान है। अर्थात जो नरेगा के अंतर्गत जो गरीब लोग होते हैं उनको नरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों तक जो है मजदूरी देने की प्रावधान है। तो इसका जवाब होगा 100 दिन। अर्थात कोई भी मजदूर है उसको कम से कम एक वर्ष में 100 दिनों तक मजदूरी देने का प्रावधान है। देखिए, आपको शुरू में ही बताया गया है कि बताया कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, 1, 2, 3 या 4। तो इसका जवाब क्या होगा, अर्थव्यवस्था के जो है 3 क्षेत्र है। फिर बताया कि वहाँ पे पूछ रहा था कि बिहार के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन पिछड़ा राज्य है। इसका जवाब क्या होगा, बिहार जो है पिछड़ा राज्य है। कौन पिछड़ा राज्य है, इसमें पूछा जा रहा है पंजाब, केरल, दिल्ली, बिहार। तो कौन पिछड़ा राज्य होगा, बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। तो आपको बता देना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं और अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार भी होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। और अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, एग्जाम में पूछे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो भारत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, भारत है। फिर पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत, यहाँ पे पहला पूछा जा रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको बता देना चाहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व में नंबर 1 जो है चीन है, और भारत का स्थान जो आता है वो दूसरा आता है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1950, 1951, 1952, 1953। तो इसका जवाब होगा 1952। फिर यहाँ पे देखिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको इतना याद कर लेना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित कहते हैं, और जिसका मतलब राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित कहते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे विकसित, और जिसका कम होता है उसे अविकसित कहते हैं या विकासशील देश कहते हैं। तो भारत को याद कर लीजिए, भारत एक विकासशील देश है। भारत एक जो है विकासशील देश है। यहाँ पे क्वेश्चन
जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित, और जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा उसे विकासशील कहेंगे या अविकसित कहेंगे। और भारत कैसा देश है? तो एक विकासशील देश है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो विकसित कहेंगे। पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया था। यानी जितना भी यहाँ पे जो भी संपत्ति था, जो भी कोहिनूर हीरा था, या मतलब भारत, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने जो है भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और यहाँ की जो भी मतलब कीमती वस्तुएं थी वो सब लेकर के चले गए। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? मुसलमानों ने, पारसियों ने, अंग्रेजों ने या सिखियों ने? तो आपको बता देना चाहते हैं कि जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उस समय राजतंत्र हुआ करता था। तो यह हमारे देश पर शासन कैसे किए? तो एक राजा का बड़ाई और दूसरे राजा, उसके सामने दूसरे राजा का जो है बुराई करके उन दोनों राजाओं में झगड़ा करा देते थे, अर्थात फूट डाल देते थे। दोनों जो है राजा अपने में लड़ने लगे और उसके बाद इस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों ने जो है हमारे देश पर जो है शासन करने लगा। तो एग्ज़ाम में पूछेगा फूट डालो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेज़ों ने अपनाई। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऊर्जा किससे किससे उत्पादित होता है, अर्थात ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से भी, विद्युत से भी। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जवाब होगा इनमें से सभी। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो इनमें से सभी। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 सितंबर से 31 अगस्त। तो आपको याद कर लेना है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद कर लीजिए कि जिस मतलब भारत के एग्जाम में पूछेगा भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो जब सबसे अधिक पूछेगा तो गोवा और सबसे कम पूछेगा तो बिहार। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अगर भारत के पूछेगा कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो अगर अधिक पूछता है तो गोवा होगा, कम पूछेगा तो बिहार होगा। तो भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है? तो गोवा का। यहाँ पे बिहार, पंजाब, हरियाणा दिया है तो इसका जवाब क्या होगा? गोवा। यहाँ पे देखिए भारत एक देश है, विकसित, विकासशील, पिछड़ा या अति पिछड़ा। तो आपको बता दें, पहले ही बताया गया है कि भारत एक विकासशील देश है, यानी भारत का राष्ट्रीय आय काफ़ी अधिक नहीं है। तो यहाँ पे भारत यहाँ पे दिया है विकसित, विकासशील, पिछड़ा या अति पिछड़ा। तो भारत एक जो है विकासशील देश है। फिर पूछा जा रहा है बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो अगर बिहार के ज़िले का बात पूछेगा कि अधिक तो पटना, कम तो शिवहर, बिहार के किस ज़िले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका जवाब होगा पटना। अगर कम पूछता तो क्या होता? शिवहर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है, तो इसका जवाब होगा पटना। और बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी दिया है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है। ऑप्शन में दिया है शिवहर, पटना, सिवान, छपरा। तो सबसे अधिक जो होगा तो पटना होगा और सबसे कम पूछेगा तो क्या होगा? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो अगर सबसे अधिक होता है तो इसका जवाब होगा पटना, और कम पूछेगा तो क्या होगा? शिवहर होगा। सबसे पहले भारत का प्रति व्यक्ति आय का आकलन जब किया गया तो उस समय कितना था? तो 20 रुपये था। अर्थात कहने का मतलब सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत का आकलन किया, प्रति व्यक्ति आय निकाला, तो उस समय जो है 20 रुपये आकलन निकला हुआ था। ऑप्शन में दिया है 10, 20, 100 या 200। तो इसका जवाब होगा 20 रुपये। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? जब अधिक होगा तो गोवा, कम होगा तो बिहार। यहाँ पे दिया है कि कम, तो यहाँ पे ऑप्शन में बिहार, पंजाब, हरियाणा या गोवा। तो इसका जवाब क्या होगा? बिहार। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विनिमय का मतलब क्या होता है? तो विनिमय का मतलब होता है लेन देन, यानी लेना और देना। विनिमय का मतलब क्या होता है? ऑप्शन में है लेन देन, लिखना, बेचना या कोई नहीं। तो विनिमय का जो मतलब होता है वो होता है लेन देन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन।
अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली, तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं के द्वारा लेन देन, वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का लेन देन, अगर एक वस्तु के बदले हमको दूसरा वस्तु देना पड़ता है तो उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ये प्रणाली कब चलता था, तो जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं के द्वारा वस्तुओं का लेन देन। तो इसमें दिया रहा वस्तु विनिमय प्रणाली में कि मुद्रा से मुद्रा, गलत है, वस्तु से मुद्रा नहीं, मुद्रा से वस्तु नहीं, बल्कि वस्तु से वस्तु, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। मुद्रा प्रणाली में क्या होगा कि मुद्रा से किसी वस्तु को खरीदेंगे, और वस्तु में क्या होगा कि वस्तु से किसी वस्तु को खरीदेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, टका, रुपया, पाउंड या डॉलर। तो नेपाल की जो मुद्रा है वो रुपया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक टॉकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या नन ऑफ दिस। तो आपको याद कर लेना है कि जो एटीएम का पूरा नाम होता है वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन अर्थात स्वचालित मशीन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाला जा सकता है 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे अर्थात 9 घंटे। तो इसका जवाब होगा 24 घंटे। फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुद्रा का कार्य कौन नहीं है। तो आपको याद कर लेना है कि मुद्रा के कार्य 4 है, महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। मुद्रा के कार्य 4 है, महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, उसमें से मापन होता है, माध्यम होता है, संचय होता है और होता है भुगतान। इसमें पूछा गया कि मुद्रा का कार्य कौन नहीं है। तो याद कर लेना है कि मुद्रा के कार्य 4 है, महान, माध्यम, मापन, संचय और भुगतान। तो कौन नहीं है, तो इसमें उत्पादन एक्स्ट्रा हो रहा है, माध्यम होता है, मापन होता है, संचय होता है और क्या होता है, भुगतान होता है। तो यहाँ पे तो उत्पादन दिया है, तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है, तो उत्पादन। किस धातु का प्रयोग मुद्रा के रूप में होता था, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और पीतल। तो पुराने ज़माने में जो है धातु का प्रयोग जो है मुद्रा के रूप में जो है सोना और चांदी का होता था, अर्थात सोना चांदी का सिक्का मतलब जाना जाता था कि उस समय जब विकास हुआ धातु का तो सोना चांदी का जो है मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, 14, 19, 20 या 17। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है 19 है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1966, 1980, 1969 या 1975। व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में हुआ था। व्यावसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा रहा वित्तीय संस्था क्या व्यवस्था करती है। तो वित्तीय संस्था का मतलब होता है वैसी संस्था है जो गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों को साख अथवा ऋण की व्यवस्था करती है। अर्थात वैसे संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं जो गरीब लोगों को कर्ज पैसा देती है, यानी पैसा देती है उसे काम करने के लिए। किसी जैसे स्वयं सहायता समूह है उसके माध्यम से पैसा ले सकते हैं, बैंक से पैसा ले सकते हैं, तो वो सारी जो है वित्तीय संस्थाएँ हैं। तो वित्तीय संस्था का मतलब होता है कि जो दूसरे लोगों को कर्ज दे, पैसा दे। तो वित्तीय संस्था का व्यवस्था क्या करती है, यहाँ पे कर्ज, जमीन, मकान या कोई नहीं। तो वित्तीय संस्था जो होती है हमें पैसा देती है, अब उस पैसे से जो हमें खरीदना है वो करें, मकान खरीदना है, ज़मीन खरीदना है। लेकिन जो वित्तीय संस्था होती है वो हमारे लिए जो है कर्ज की व्यवस्था करती है। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं, इसमें दिया है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो याद कर लीजिए वित्तीय संस्थाओं में जो सदस्यों की संख्या होती है वो 15 से 20 होती है। ऋण प्राप्त करने का लोकप्रिय साधन क्या है, यानी कहने का मतलब जो वित्तीय संस्था है, कुछ वित्तीय संस्था होता है, कुछ प्राइवेट लोग जो होते हैं वो लोग भी मतलब जो है लोगों को ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए। तो कहने का मतलब ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो जब हम लोग किसी संस्थागत वित्तीय संस्था में जाते हैं तो वहाँ पे प्रूफ मांगा जाता है, बहुत प्रकार का जो है प्रोसेस होता है, उसके बाद हम लोग को प्राप्त होता है।
लेकिन एक ऐसा जो संस्था होता है, संस्था नहीं कहा जा सकता, मतलब एक ऐसा जगह होता है जहाँ से हम लोगों को आसानी से पैसा प्राप्त हो जाता है। इसमें जो है महाजन है, रिश्तेदार है, बैंक है या कोई नहीं। तो बैंक जो है ना, एक जो है संस्था है और सबसे अधिक माना जाता है, देखा जा रहा है कि ऋण प्राप्त करने का जो लोकप्रिय साधन बना हुआ है वो महाजन है। वैसे तो लोग रिश्तेदार से भी पैसा लेकर के काम चलाते हैं, लेकिन वो उतना जो है कारीगर साबित नहीं होता है। यानी महाजन से आदमी जब पैसा मांगता है आसानी से मिल जाता है, लेकिन ये होता है कि उन लोगों का जो रेट होता है, दर होता है, वो काफ़ी अधिक होता है। तो ऋण प्राप्त करने का लोकप्रिय जो साधन होता है वो महाजन है। उसके बाद पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934, 35, 1948 या 1951। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1905, 1904, 1907 या 1920। भारत में सहकारिता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1904 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली, अर्थात वो संस्था नहीं है, एक संस्था होता है जैसे सरकारी कोई हो गया या प्राइवेट, एक संस्था होता है। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वित्त प्रदान करते हैं, कर्ज देते हैं। तो कह रहे हैं कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले लोकप्रिय साधन क्या है? बैंक, महाजन, व्यापारी या सरकार सहकारी बैंक। तो जो भी बैंक होता है वो तो संस्था है। व्यापारी लोग कर्ज नहीं देते हैं, महाजन लोग क्या करते हैं? कर्ज देते हैं। तो क्वेश्चन करें कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली साधन कौन सा है? तो महाजन है। इसका जवाब क्या होगा? महाजन। फिर है कि संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला साधन कौन सा है? तो साहूकार वो कोई संस्था नहीं है, रिलेशन वो भी संस्था नहीं है, महाजन ये भी संस्था नहीं है, लेकिन जो व्यवसायिक बैंक है वो एक संस्था है। संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला साधन कौन सा है? तो इसका जवाब होगा व्यवसायिक बैंक। इसका जवाब होगा व्यवसायिक बैंक। अब जो है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपको पहले ही बताया भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 50, 25, 75, 35। इसका जवाब होगा 35। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो है संस्था कौन सी है? यानी कि कौन ऐसी संस्था है जो सबसे अधिक समय के लिए जो है कर्ज देती है? यहाँ पे दिया है महाजन, सहकारी बैंक, कोई नहीं है, भूमि विकास बैंक। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था होती है वो भूमि विकास बैंक है। अब पूछा जा रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पे मुंबई, पटना, दिल्ली और बेंगलोर। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहते हैं। देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 190, 192, 199 या 196। तो इसका जवाब होगा 196। यहाँ पे देखिए किस क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक को कृषि कहते हैं, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं और तृतीय यानी सेवा क्षेत्र को। तो पूछा रहा है कि किस क्षेत्र को जो है सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? यानी वो सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता है। रेल सेवा सरकार के द्वारा चलाया जाता है। वित्त सेवा यानी जो भी बैंक होता है उसमें मतलब कुछ जो है, यानी इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, यानी वो सरकार के द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो जो रेल सेवा है, सैन्य सेवा है, वित्त सेवा है, ये सरकारी सेवा होता है। और जो मॉल सेवा है, देखिएगा मॉल में मतलब आजकल जो है मॉल का ज़माना चल रहा है, हर एक कोई लोग जो है मॉल में ही वस्तु खरीदना चाहते हैं, यानी जो मॉल है वो गैर सरकारी है, वो अर्थात वो सरकारी नहीं है। फिर इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्ले समूह के थम्सअप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? कोका कोला, LG, रिबॉक या नोकिया? तो कोका कोला ने उसे खरीद लिया है। वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के 5 अंग है। यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2 और 4, 5 दिया है, तो वैश्वीकरण के जो है 5 अंग है। यहाँ पे WTO का जो है पूरा नाम क्या है?
तो WTO का मतलब होता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको जो है विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जो है विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। और विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है 1995 में हुआ था। 1995 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक देश कौन सा है, तो भारत है। विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक देश कौन है, भारत है। और इसमें जो है टोटल कुल कितने देश शामिल है, अर्थात WTO में टोटल कितने देश शामिल है, तो 149। इसका संस्थापक देश भारत, इसका मुख्यालय जिनेवा, इसका गठन 1995 में। अर्थात WTO का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब देखिए कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। किसी भी वस्तु को खरीदते समय हम लोगों को जो है किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, या इस प्रकार का क्वेश्चन अभी आएगा। तो हॉलमार्क किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। हॉलमार्क किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है, बिजली, खाद्य, सोना और आभूषण, या कोई नहीं। तो देखिएगा कोई भी जो है ज्वेलर्स होता है उस पर हॉलमार्क लगा होता है। अर्थात हॉलमार्क किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रतीक है, तो जो है सोने का आभूषण। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए शुल्क कितना लगता है। जैसे कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, यदि आप ठगे गए हैं तो आपको जो है शिकायत करने का जो है हक है। आप उसके अधिकारी हैं कि मतलब आप जो है शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करने के लिए कितना रुपया लगता है। आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं। जब ठगे जाते हैं, आपका शोषण हो जाता है, तो आप जो है जिला फोरम में, जिला मंच पर या राष्ट्रीय आयोग में जा कर के जो है आप शिकायत कर सकते हैं। तो शिकायत करने के लिए शुल्क कितना लगता है, इसमें दिया है 50, 70, 10 अर्थात 0। तो हम बता देना चाहते हैं कि शिकायत करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, अर्थात फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं होता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने का आवेदन शुल्क नहीं लगता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1986, 1980, 1987 या 1988। तो 1986 होगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका जवाब होगा 15 मार्च। देश में जिला फोरम की संख्या कितनी है, यानी 382, 682, 482, 582। तो इसका जवाब होगा 582। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान खरीदते समय हम लोग को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो मतलब क्या क्या लेना चाहिए। तो सामान खरीदते हैं तो हम लोग गारंटी कार्ड भी मिलता है, वारंटी कार्ड भी मिलता है, और हमारा कर्तव्य है कि उसका रसीद भी लें। अर्थात सामान खरीदते समय हमें गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद अर्थात इनमें से सभी लेना आवश्यक होता है। उपभोक्ता के शोषण का क्या कारण है, यानी किसी भी उपभोक्ता का आजकल जो है शोषण किस कारण से किया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि कोई भी उपभोक्ता, अर्थात हम उपभोक्ता है, आप भी उपभोक्ता है, अर्थात कोई वस्तु जो खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है। तो हम लोग किस कारण से ठगे जाते हैं। तो देखते हैं कि जैसे भ्रामक प्रचार होता है, या कोई कोचिंग वाले अपना प्रचार करते हैं तो लड़का सोचता नहीं है, बस प्रचार पे उधर चला जाता है। या कोई कंपनी वाला आता है गांव में प्रचार करता है, तो हम लोग सोचते नहीं हैं कि वस्तु ओरिजिनल है या क्या है, वो किस कारण से हमारे गांव में घूम करके बेच रहा है। हम लोग जा कर के सस्ता होता है, हम लोग जा कर के खरीद लेते हैं, यानी प्रचार होता है। तो भ्रामक प्रचार से लोगों का उस उपभोक्ता का शोषण होता है। मिलावट की वस्तु से भी होता है, यानी देखिएगा कि जो ओरिजिनल वस्तु होता है उसमें डुप्लीकेट वस्तु के दे दिया जाता है। फिर माप तौल में कमी, अर्थात देखा जाता है दुकानों पर कि जो है 1 केजी के बदले 850 ग्राम, 900 ग्राम ऐसे हम लोगों को सामान मिलता है। उपभोक्ता का शोषण का कारण क्या है, तो मिलावट, प्रचार, माप तौल में कमी अर्थात इनमें से सभी। तो आप लोगों को याद कर लेना है कि उपभोक्ता का शोषण का ये सारा जो है तरीका है, इससे जो है उपभोक्ता का शोषण किया जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और दूसरे लोगों को ये वीडियो शेयर कर लीजिए।